Hello, aspirants. Good morning and welcome to Daily News Analysis. Today, the date is 17 February. So, let's get started. Okay, the first news is with respect to Congress gets relief on appeal after IT lien on account. कल क्या हुआ कि कांग्रेस को जस्ट अ सेकंड थोड़ा इसका ओके व्हाट हैपेंड यस्टरडे इज कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर कुछ नोटिस भेजे थे। बैंक्स वगैरह को कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी के जो अकाउंट है उससे किसी भी चेक को एनकैश मत कीजिए। नहीं, फिर कल जाकर उस पार्टी को पता चलता है कि उसके 11 बैंक अकाउंट्स, ठीक है, इन पर लिन लगा दी गई है बिकॉज देयर वाज सम डिस्क्रिपेंसी इन 18-19 टैक्स रिटर्न। ओके, फिर उसके बाद इन्होंने अपील की एपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके, बट वहां भी उसको परमिशन तो दी गई है कि आप यूज कर सकते हैं अपने अकाउंट का, लेकिन आफ्टर कीपिंग असाइड 115 करोड़ रुपीज। अब कांग्रेस का कहना है कि इतने पैसे तो हमारे अकाउंट में है ही नहीं इस वक्त, और वैसे भी इलेक्शन का नोटिफिकेशन आने में कुछ ही हफ्ते बचे हैं, तो वैसे सभी पार्टी अपने एक्सपेंडिचर कर चुकी होंगी। नाउ तो ये इन्होंने कौन सी डिस्क्रिपेंसी की बात की है? सी दे सेड कि 2019 के इलेक्शन के वक्त अपने आफ्टर इलेक्शन आपको अपने एक्सपेंसेस फाइल करने होते हैं, तो उसमें ये कुछ 40-45 डेज का डिले हो गया था कांग्रेस की तरफ से। बट ये मैटर है 2018-19 का, कि 2019 के इलेक्शंस के टाइम की बात है, और अब 5 साल बाद जाकर अगर ये नोटिस इशू किया जा रहा है, और वो भी इतना हैवी हैवी हैंडेड अप्रोच है ये, 40-45 डेज का अगर डिले हो भी गया फाइल करने में, तो आप उसके लिए 210 करोड़ रुपए का वो नहीं लगता है पेनल्टी। कांग्रेस on Friday said all its bank accounts had been frozen by income tax department over discrepancy in filing 2018-19 tax return. Now this action is an assault on democracy. Income Tax Appellate Tribunal subsequently provided partial relief to the party by allowing it to operate its account after setting aside 115 करोड़। मतलब इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि 115 करोड़ रुपीस फ्रीज कर लिए गए। ठीक है, दिस अमाउंट इज मोर देन वी हैव इन आवर करंट अकाउंट्स, ये कांग्रेस का कहना है। इन ऑल 11 अकाउंट्स वर फ्रोजन। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि आई डोंट नो व्हाट गवर्नमेंट इंटेंशन है, लेकिन 5 साल बाद अगर आप ये चीज कर रहे हो, आप अगले साल ही कर सकते थे, उसके अगले साल कर सकते थे, बट आप 5 साल लग जाते हैं आपको ये नोटिस देने में। एनीवे, रशिया में भी कुछ गलत ही हुआ है। पुतिन के एक क्रिटिक हुआ करते थे, ऑपोजिशन लीडर एलेक्सी नेवलनी, ठीक है, ये प्रिजन में थे काफी टाइम से, आर्कटिक के प्रिजन में थे, और वहीं पर इनकी कल डेथ हो गई है। तो एलिगेशन तो यही आएंगे कि मर्डर करवाया गया है। सो डेमोक्रेसी सभी थ्रू आउट द वर्ल्ड कुछ खतरे में ही चल रही है। एनीवे, असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्रूम ग्रास इन द कंट्री। अपने काम के टॉपिक्स पर आते हैं। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है क्योंकि अब इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये सब आता रहेगा डे टू डे न्यूज़ में। हमने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बारे में देखा था, ठीक है, मैंने आपसे कहा था इन चारों कंट्रीज के नाम याद रखिएगा जो इसमें आती हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक कंसर्न क्या था, वो था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर, स्पेशली स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे, जो कि काफी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी की बेस्ट कंपनीज भी इन्हीं के यहाँ पर लोकेटेड है। जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह होती है ना, वो यहीं पे होती है मोस्टली। बट द थिंग इज कि इन लोगों को बाद में अपने टेस्ट रिजल्ट्स वगैरह ये शेयर करते हैं, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जैसे इंडिया में, तो वो इसको मैन्युफैक्चर कर सकें। बट ये लोग मांग रहे थे इस पे 6 ईयर का मोरेटोरियम, जो कि इंडिया नहीं देना चाहता। बट कुछ ड्राफ्ट के प्रोविजंस लीक हुए थे, उसमें ये कहा गया कि शायद इंडिया इसको कंसिडर कर रहा है। ठीक है, पिछले 2 दिन हमने करीब डिस्कस किया था इसको। इट कॉस्ट मच टू डिस्कवर यूजफुल इफेक्टिव ड्रग एंड रिलेटिवली लिटिल टू मेक जेनेरिक कॉपीज। ठीक है, तो ये जेनेरिक हमारी फार्मेसीज बनाती हैं। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे कोई डिस्टर्ब कर रहा है, 2 सेकंड प्लीज। Okay, I think everything is settled now. Let's start. So there is always a constant tussle between the investors, जो कि इन्वेस्ट करते हैं इतना ज्यादा अमाउंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एंड जेनरिक ड्रग कंपनीज। ठीक है,
तो पेटेंट तो आपको दिया जाता है 20 साल का, एक्सक्लूसिव मोनोपोली दी जाती है ताकि आप अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपने जो एक्सपेंस किया है, जो इन्वेस्ट किया है, वो रिकवर कर सको। लेकिन फिर दूसरा प्रोविजन निकल के आता है कंपलसरी लाइसेंस का, जो कि हर देश की गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पेटेंट, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, या उसके पहले भी कर सकते हैं अगर लगता है कि जैसे ये कोई ऐसी दवाई है जिसकी बहुत जरूरत है इस वक्त पब्लिक इंटरेस्ट में। बट अब क्या करती हैं कंपनीज, न्यू न्यू चीजें लेकर आती हैं। उसी में से एक नई चीज है, ए न्यू लीगल इनोवेशन सच एज डेटा एक्सक्लूसिविटी। दैट मीन्स वो अपनी रिसर्च का डेटा शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन दवाइयों को बनाना चाहती है, उस फार्मेसी को पूरी जो टेस्टिंग वगैरह होगी वो सब स्टार्टिंग से खुद करनी पड़ेगी। ओके, तो फिर इससे तो बेटर है कि हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में ही ज्यादा इन्वेस्ट कर लें, और वही ये आर्टिकल कह रहा है हमसे। डेटा एक्सक्लूसिविटी, तो ये आपको कई बार डायरेक्टली भी आ जाते हैं इस तरह क्वेश्चन कि ये किस कंटेक्स्ट में न्यूज में थे। पहले जीडीपीआर भी पूछा गया इसी तरीके से। इस बार मैं आपको बोलता हूँ सीबीएएम, कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म, ये भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। So, data exclusivity continue to inveigle themselves in free trade negotiation. Under this provision, all the clinical trial data that concerns the safety and efficacy of the drug generated by originator firm becomes proprietary and out of bounds for minimum period of 6 years. अब ये जो जेनरिक दवाइयों के मेकर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दे रिलाई ऑन द ओरिजिनेटर्स पब्लिश डेटा, ठीक है, और ये शेयर करना नहीं चाहती हैं जो कंपनीज हैं। It could significantly hinder India's drug regulatory, which is also a major exporter to affordable drugs. Indian officials have rejected the data exclusivity. हालांकि जो लीक ड्राफ्ट थे उसमें कहा गया कि इंडिया ऐसा कुछ कंसिडर कर रहा है देने के लिए। ओके, सो बेटर है कि इंडिया शुड इन्वेस्ट इन ए इकोसिस्टम दैट कैन कंडक्ट एथिकल ड्रग ट्रायल्स एंड मेक न्यू मॉलिक्यूल्स एंड थेराप्यूटिक्स फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, तो हमें उसमें इन्वेस्ट करने की ज्यादा जरूरत है। The paradigm that drug development will always be expensive and confined to West, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज, इट नीड नॉट बी परमानेंट, ठीक है, इस पैराडिम से मूव करना चाहिए हमें। एंड इंडिया मस्ट इन्वेस्ट सब्सटेंशियली मोर इन फंडामेंटल रिसर्च टू इंक्यूबेट द लोकल ड्रग इंडस्ट्री इन द फ्यूचर। राइट, तो ये कह रहा था कि हमें खुद स्क्रैच से इन्वेस्ट करना चाहिए और ना कि इन कंट्रीज पर रिलाई करना चाहिए। इनकम टैक्स ने ये जो स्टॉल किया कांग्रेस का, ये उसी को लेकर है, ठीक है, वो इशू मैंने आपको बता दिया। वैसे भी आपकी ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि इन लोगों ने फाइल करने की डेडलाइन मिस कर दी थी बाय 45 डेज, वो भी 2019 में, तो उसके लिए अब पूछा गया है। इतनी पेनल्टी लगाना 210 करोड़ की जस्ट फॉर 45 डेज डिले इन फाइलिंग द रिटर्न एंड ए डिस्क्रिपेंसी इफ एट ऑल, जो कि इनकम टैक्स क्लेम कर रहा है कि डिस्क्रिपेंसी है यहाँ पर 14 लाख रुपीज की। तो इवन दिस इज ए हाई हैंडेडनेस, इट क्लियरली मीन टू पैरालाइज दी कांग्रेस, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को रोकने के लिए कई चीजें की जा रही हैं। एनीवे, यहाँ पर इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड है, कल हमने डिटेल में सारे प्रोविजन जान लिए थे। दी अमेंडमेंट टू द आरबीआई एक्ट वाज पास्ड एज ए फाइनेंस बिल, ठीक है, तो पहला तो चैलेंज यहीं पे हो गया था कि एज अ फाइनेंस बिल क्यों किया, क्योंकि उसमें कोई प्रोविजन थे ही नहीं फाइनेंस बिल से रिलेटेड। इट डज नॉट हैव टू बी पास बाय राज्यसभा, क्योंकि उस वक्त जो रूलिंग पार्टी, मतलब जो अभी भी वही रूलिंग पार्टी है, उस वक्त इनके पास राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी, दे डिड नॉट हैव ए मेजोरिटी इन राज्यसभा, और इनको इलेक्ट्रल बॉन्ड तुरंत पास करवानी थी। द इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैव नथिंग टू डू विद द प्रोविजंस ऑफ फाइनेंस बिल, और ये आर्टिकल लिखा भी है चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ एडीआर, जिसने ये केस फाइल किया था, जिसने ये पूरी बैटल की लड़ाई की है। इट वॉज इन रिस्पॉन्स टू चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, कल मैंने इसका एक रूलिंग बताया था आपको, जिसने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू बी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट अबाउट देयर फंडिंग, ठीक है, इनको आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। 2013 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ये ऑर्डर दिया था, तो इसी के रिएक्शन में ये लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर आए, जिसने पूरी ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी। नाउ देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट वोट इन इंडिया। सी, इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ विप कल्चर चलता है। दैट मीन्स कि कोई भी, जितने भी एमपी बैठे हैं इस वक्त बीजेपी के, अब अगर सपोज वहां पर कैबिनेट में बैठे हुए कुछ सीनियर लीडर, 5-6 सीनियर लीडर्स ने डिसाइड कर लिया कि हमें इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसी चीज लानी है, तो बाकी के बैठे हुए एनडीए के 330 एमपी कुछ नहीं कर सकते, उनको वही वोट करना होगा जो व्हिप इशू की जाएगी पार्टी से। तो हो सकता है कि उनमें से कई जानते थे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड नुकसान करेगा, ये देश के खिलाफ जाएगा। इलेक्शन कमीशन, आरबीआई ने भी लेटर लिखा था
कि उन्होंने भी अपने कंसर्न रेज किए थे कि ये बहुत गलत हो रहा है, ठीक है। बाद में दोनों ही पलट भी गए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड आरबीआई, ये दोनों बाद में अब इन्होंने अपना स्टैंड रिवर्स कर दिया था। क्यों? क्योंकि अपॉइंटमेंट तो सरकार ही करती है दोनों की, तो वो जैसे ही उनके ऑफिसर बदले तो फिर उन्होंने वही राग बोला जो सरकार ने कहा, राइट। इसलिए इन दोनों की अपॉइंटमेंट को लेकर हमेशा से इशू रहा है। आरबीआई का चलो इतना इशू नहीं रहता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट को लेकर हमेशा इशू रहा है। तो फिर आपको पता होगा, ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया है ये चीज कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा कि अपॉइंटमेंट कोलेजियम के थ्रू की जाए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। फिर पार्लियामेंट में बिल लाया गया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया गया विद एक कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो अगेन वो पूरा सरकार के हाथ में ही आ गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट। एनी वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, आप अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं डिस्कशन। नाउ दिस मीन्स दैट फ्यू पीपल एट द टॉप ऑफ रूलिंग पार्टी कैन गेट ऑलमोस्ट एनी लॉ दे वांट पास्ड। द प्रोसेस फॉर पब्लिक कंसल्टेशन एंड डिस्कशन इन पार्लियामेंट वर नॉट फॉलोड। कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, कोई डिबेट नहीं हुई थी इलेक्ट्रल बॉन्ड पे, सरकार ने पास करवा दिया था एज अ फाइनेंस बिल। All the amendments to RPA, Finance Act, Companies Act violate the Article 14 and 19 of Constitution. Article 19 कहता है right to information, Article 14 कहता है right to equality. Okay, and दोनों ही आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के पार्ट हैं। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। हालांकि एसबीआई को कहा गया है दैट इट हैज टू सबमिट फुल डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड दैट हैव बीन इशूड सो फार बाय 6 मार्च। इन टर्न ईसीआई हैज टू पब्लिश दिस इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट विद इन 2 वीक्स। बट अब एसबीआई और स्पेशली गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर हम ये इलेक्टोरल बॉन्ड जिन लोगों ने दिया है, अगर हम उनके नाम डिस्क्लोज करते हैं तो ये ब्रीच करेगा ट्रस्ट को, ठीक है। उन लोगों ने तो ट्रस्ट पे दिया था कि सरकार हमारी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखेगी, लेकिन अब अगर ये नाम बताए जाते हैं तो ब्रीच की जाएगी दी आप कह सकते हो कि एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। तो मैंने कल भी आपसे कहा था कि आई डोंट थिंक कि सरकार ये होने देगी, नहीं करेंगे वो पब्लिश। पेटीएम केस में आरबीआई ने कहा था ईडी को कि आप जरा देखिए क्या फेमा और पीएमएलए इनका कोई वायलेशन किया है पेटीएम केस ने। तो ईडी की प्रोब ने यहाँ पे कहा है कि नहीं, कोई वायलेशन नहीं हुआ है, एटलीस्ट इन 2 केस में तो नहीं हुआ है। फेमा का वायलेशन नहीं हुआ है, पीएमएलए का भी वायलेशन नहीं हुआ है। केवाईसी नॉर्म का वायलेशन हुआ था तो वो आरबीआई खुद डील कर लेगा उस मेथड से। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हैज नॉट फाउंड एनी वायलेशन अंडर फेमा ड्यूरिंग इट्स इंक्वायरी इन पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। 31 जनवरी को आरबीआई ने सर्कुलर इशू किया दैट टीपीबीएल फ्रॉम टेकिंग एनी फर्दर डिपॉजिट, टॉपअप्स और अंडरटेकिंग क्रेडिट ट्रांजैक्शन इनटू इट्स कस्टमर अकाउंट्स, वॉलेट्स, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ठीक है, नॉन कंप्लायंस के लिए इसको पनिश किया गया, बट इन्होंने कहा है कि फिलहाल कोई ऐसे ऑफेंस हमको देखने को नहीं मिले। हालांकि इसकी जो डेडलाइन सेट की थी आरबीआई ने कि अब 29 फरवरी तक सारे ऑपरेशन सीज कीजिए, तो अभी इस डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है अप टू मार्च 15। एफबीआई एफसीआई जो ये फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने कहा है अहेड ऑफ पोल्स एफसीआई प्लान टू डिलीवर फूड ग्रेन इन बैग्स विद पीएम्स फोटो। पीएम की फोटो जरूर होनी चाहिए, बैग्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब ये चीज पहुंचती है 80 करोड़ लोगों तक, जैसा कि सरकार क्लेम करती है। उसके बाद फिर अब एक तरफ तो हम दम भरते हैं कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, दूसरी तरफ आप 80 करोड़ को सब्सिडाइज फूड भी दे रहे हो, तो कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है ना, इनइक्वालिटी की कहीं तो प्रॉब्लम है कि इकोनॉमी बढ़ भी रही है, उसके बाद भी इतने लोग अभी भी गवर्नमेंट पर डिपेंड है राशन के। दूसरा, सरकार का बार बार ये स्टैंड लेना वेस्ट बंगाल तेलंगाना में कि अगर आप राशन शॉप पे पीएम मोदी की फोटो नहीं लगा रहे हैं तो हम राशन नहीं देंगे। अब उसके बाद आप एक्स्ट्रा खर्चा इंपोज कर रहे हो ये इस तरह के बैग्स लाके, पहले भी दिए जाते थे बट वो नॉर्मल बैग होते थे, ठीक है, आपके जो जूट बैग्स होते थे उनमें दे दिया जाता था कि ऐसी कोई फोटो वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट आपको प्रॉपरली एक ब्रांड के साथ आपको ये सब बनाना पड़ेगा, तो और एक्सपेंसेस बढ़ा लीजिए। Ensuring that brand of Prime Minister Narendra Modi is displayed conspicuously on food grain bags to be distributed under प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। फ्री फूड ग्रेन दिया जाएगा करीब 81 करोड़ को अंडर अंत्योदय अन्न योजना एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड। नाउ एफसीआई ने इशू कर दिया है सर्कुलर सभी अपने 26 रीजनल ऑफिसर्स को, 26 regional offices that procuring woven laminated bags with an indicative logo of Mr. Modi.
ये इसलिए इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट ना हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। थ्रू आउट द ईयर 24/7 365 इट इज इन इलेक्शन मोड। ये जो स्कीम थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये स्टार्ट हुई थी 2020 में, जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी। तब तब ये दिया जाता था एकदम अनब्रांडेड 50 kg जूट सैक में। ठीक है, जूट वाले भी हमें वो बैग जिनको हम हिंदी में बोरे कहते हैं, नहीं, ब्राउन कलर के। ठीक है, उससे हमारा जूट का मार्केट भी बढ़ता था। Unbranded 50 kg jute sacks were used to disperse grain. The branding of bags with faces of political figure had begun in 2024. ठीक है, अब केरला में शाय अवे फ्रॉम प्लेसिंग ऑर्डर्स फॉर बैग्स विद द ब्रांडिंग। नाउ फिर ये वही बात आ जाती है कि कोई स्टेट इसको इंप्लीमेंट करेगा, कोई इसको जानबूझकर इंप्लीमेंट नहीं करेगा, और सफर कौन करेगा? जो बेनिफिशियरीज हैं, जो पब्लिक है। ऑब्वियसली ये चीज कोई भी ऑपोजिशन पार्टी अपने स्टेट में नहीं इंप्लीमेंट करेगी इस तरीके से। यहाँ पे राहुल गांधी ने कह दिया, अगर इंडिया ब्लॉक जीतता है तो वी विल एंश्योर एमएसपी लीगल गारंटी, यानी कि हम इस पे लॉ बनाएंगे। बट अगेन द फैक्ट इज कि आपने प्रॉपरली ना कोई कॉस्ट एस्टिमेशन है अभी। ठीक है, सब लोग कुछ ना कुछ अलग अलग बोलते रहते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। कोई प्रॉपर कॉस्ट कॉस्ट एस्टिमेशन नहीं किया आपने, आपके पास कोई प्लान नहीं है इस चीज को कि हम कैसे लागू करेंगे। बस हवा में वादा कर देना इज नॉट गुड। उसके बाद फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, और फिर आप आगे आके पूरा नहीं कर पाएंगे तो दोबारा प्रोटेस्ट शुरू होंगे, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ पे हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उसने कुछ एग्री किया है कि हम टॉर्पेडोज खरीदेंगे। टॉर्पेडोज जो सबमरीन से लॉन्च किए जाते हैं, काइंड ऑफ मिसाइल सॉर्ट ऑफ थिंग ही होती है ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। मैं आपको पहले जब मैंने शुरू किया था ये जून में न्यूज एनालिसिस, तब मैंने आपको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल वगैरह के बारे में पढ़ाया था। बट अब ये कहीं से हॉट फेवरेट टारगेट नहीं है और आउटडेटेड टॉपिक है, तो उसमें दिमाग मत लगाना। कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट वाइज रिव्यू ऑफ फैसिलिटीज इन जेल फॉर विमेन। ये आपका एज अ फॉर्डर पॉइंट आपके एग्जाम में काम आना चाहिए। ठीक है, कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें रिव्यू करना चाहिए जेल में क्या फैसिलिटीज हैं विमेन के लिए खासकर, जस्ट एज अ फॉर्डर पॉइंट, नथिंग मोर। चाबहार पोर्ट हमने ईरान में डेवलप किया है। जस्ट यहाँ पर अगर गौधार है पाकिस्तान में, तो उसके जस्ट कुछ ही किलोमीटर दूर हमने चाबहार पोर्ट किया है, ऑब्वियसली इसको काउंटर करने के लिए। और दूसरा रीजन कि पाकिस्तान हमें अलाउ नहीं करता अफगानिस्तान और उसके आगे सेंट्रल एशिया को एक्सेस करना, अलाउ नहीं करता। उसका मतलब ये है कि हमें अगर कुछ भेजना है तो हमें पहले ट्रक से भेजना होगा, वाघा बॉर्डर पर उतरेगा, फिर पाकिस्तान से वो अलग ट्रक में लोड होके फिर अफगानिस्तान जाएगा। डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं देता है। तो फिर हमने इसको पाकिस्तान को सर्कमवेंट करने के लिए हम पहले सी के रास्ते ईरान जाते हैं, ईरान से फिर हम अफगानिस्तान जाएंगे, और अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया। राइट, तो उसके लिए चाबहार पोर्ट बहुत एक क्रूशियल लिंक है टू कनेक्ट इंडिया विद सेंट्रल एशिया। तो इंडिया ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज को कहा भी है, इंडिया हैज अर्ज्ड सेंट्रल एशियन कंट्रीज टू यूज द पोर्ट ऑफ चाबहार to enhance connectivity in trade with India. It also called for an inclusive and representative government in Afghanistan. India has not recognized Taliban outfit which came to power in August 2021. तो हमने नहीं, किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया वर्ल्ड ओवर। अब म्यांमार एक न्यू लॉ लेके आया है फॉर कॉन्फ्यूजन। अब कॉन्फ्यूजन का मतलब ये होता है कि आपको कंपल्सरीली जितने भी यूथ हैं उनको कंपल्सरीली मिलिट्री सर्विस देनी होगी। और ये चीज क्यों कर रही है? क्योंकि वहां पर जो मिलिट्री जनता गवर्नमेंट है आर्मी की, इसको रिक्रूट्स भी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, इसको रिक्रूट्स नहीं मिल रहे। काफी सारे रीजन एथनिक आर्मीज जो हैं उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है। इनकी जो आर्मी के सोल्जर्स हैं वो कई तो भाग के इंडिया और बांग्लादेश में आ चुके हैं। तो अब ये न्यू लॉ लेके आ रहे हैं मास, तो इससे और फियर है हमें इंडिया बांग्लादेश को। क्योंकि देखिए अभी तक हमने फेंसिंग की नहीं है, हमें फेंसिंग करने में करीब 2027 तक फेंसिंग कर पाएंगे हम। तो और ज्यादा रेफ्यूजीज आएंगे, क्योंकि अब उन लड़कों को जबरदस्ती आर्मी में भेजा जाएगा लड़ने। Now, Myanmar's plan for conscription has triggered fear that it may create a new wave of exodus of young Myanmar nationals. Myanmar made it compulsory for all Myanmar male citizen in the age group of 18 to 35 to join the armed forces as the military junta deals with countrywide insurgency that has freed large part of provinces like Arakan, Kachin, सगाइंग। ओके, ये सब बातें मैंने आपसे की थी। मेंस 450 का जो वीडियो बनाया था म्यांमार पर, आप देख सकते हैं उसको, ओपन है सबके लिए। ओके, वहां पे एथनिक आर्मीज जो हैं इन लोगों ने बहुत परेशान किया है। और अब आप ये देखिए कि पूरी कंट्री वाइड प्रोटेस्ट चल रहे हैं इस मिलिट्री जनता के अगेंस्ट, बट उसके बाद भी वो लोग कोई नेगोशिएशन करने के लिए, कोई एक सॉल्यूशन निकालने के लिए तैयार नहीं है, बस एक दूसरे से लड़ने में बिजी हैं। यहाँ पर पेटीएम के लिए डेट बढ़ा दी गई है 5/15, अगेन नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। लोन टू वैल्यू नॉर्म्स,
कि मैंने आपको जब इकोनॉमी का रिवीजन लेक्चर कराया था उसमें मैंने बताया था इट इज ए काइंड ऑफ क्वालिटेटिव टूल्स। एक होते हैं क्वांटिटेटिव, ऑल दोस SLR, CRR, ओके, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड ऑल दोस, ठीक है, वो सब तो हो गए क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में आ जाता है लोन टू वैल्यू रेशियो। यानी कि आप सपोज कीजिए कि आपके पास सोना रखा हुआ था, गोल्ड, आप 1 लाख रुपए का गोल्ड लेकर आए। अगर आरबीआई ने फिक्स किया है कि लोन टू वैल्यू रेशियो 75 है, तो आपको ये 1 लाख रुपए का लोन गिरवी रखने पर सिर्फ 75,000 रुपीज दिए जाएंगे लोन में। ओके, इसे कहते हैं लोन टू वैल्यू नॉर्म। ये आरबीआई डिसाइड करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम उसकी मर्जी पर। The 75% लोन टू वैल्यू नॉर्म इज यूनिफॉर्म फॉर लैंडर्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो ये बैंक्स पे भी लागू होता है और एनबीएफसी पे भी। ओके, तो द हिंदू में आज ज्यादा कुछ नहीं था, इंडियन एक्सप्रेस पे चलते हैं। देखिए, अब आप अपने पेपर का टाइम थोड़ा और रिड्यूस करते जाएंगे क्योंकि पूरा इलेक्शन मंथ रहेगा। इलेक्शन तक आपको, आपका एग्जाम होने तक अब ज्यादा चीजें आपको इसमें नहीं मिलेंगी। तो आप बेटर है कि आप ज्यादा फोकस करें प्रीलिम्स पे। और इसमें जो भी ऐसे टॉपिक आएंगे जो डिटेल में लेने होंगे वो मैं आपके साथ मेंस 450 प्लस में डिस्कस करता रहूंगा टाइम टू टाइम। ओके, सो अब आप प्रीलिम्स मोड में आ जाइए थोड़ा। इट इज गुड एक्चुअली। ये अच्छा है कि ये इलेक्शन ईयर है, ताकि एक तो आप लोग के लिए वैकेंसी ज्यादा आई है नोटिफिकेशन में, दैट इज गुड थिंग, काफी वैकेंसीज हैं। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपको 1 मंथ का एक्स्ट्रा टाइम दे देगा कि आप न्यूज़पेपर में थोड़ा टाइम रिड्यूस करके उस टाइम को अपने प्रीलिम्स पर फोकस कर सकते हो। ओके, एंड हमारी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज चल रही है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हर चीज स्टैटिक करंट लिंक करके पढ़ाई जाएगी और बहुत अच्छे से कराया जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि बस कंटेंट से फ्लड कर दिया जाए आपको कि आपकी प्रॉब्लम है पढ़ो, और बाद में क्लेम कर दिया जाए कि देखिए हमारे तो नोट्स में था ये। बट पढ़ने की भी एक लिमिट होती है यार, क्योंकि यहाँ रिवीजन ज्यादा जरूरी है। अगर आप बस नया नया कंटेंट ही देते जाओगे बच्चे को तो वो कब तक पढ़ता रहेगा, उसी को रिवीजन का मौका ही नहीं मिलेगा। सो जरूरी है कि पीवाईक्यूज और यूपीएससी ट्रेंड को दिमाग में रखते हुए पढ़ाया जाए जितना भी काम का है। इट्स नॉट लाइक कि क्लेम करना है बाद में कि हमारे नोट्स में आया या हमारे लेक्चर में था तो सब कुछ ही पढ़ा दो। दैट्स नॉट पॉसिबल। स्टूडेंट की एक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, और उसको एक ही सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना है, मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सी, यहाँ पर ऑफिशियल्स का कहना है कि रिलीजिंग द नेम्स विल ब्रीच, it will be the breach of government promise and bank laws. Okay, so I don't think SBI is going to give that names. I personally don't believe. Okay, anyway, हम अपनी काम की न्यूज पे चलते हैं। इसरो की बात है। नॉटी बॉय, नॉटी बॉय कहते हैं जीएसएलवी को। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ना टेस्ट काफी फेल हुए हैं, मतलब पीएसएलवी से कंपेयर किया जाए तो जीएसएलवी के टेस्ट काफी फेल हुए। कल मैंने आपको कंपैरिजन बताया था, इसमें फर्स्ट स्टेज आपकी सॉलिड है, दूसरी लिक्विड है, थर्ड है क्रायोजेनिक। ये क्रायोजेनिक इंजन हमने इसको इंडिजिनसली भी बनाया लेकिन बाद में बनाया, उससे पहले हमने फॉरेन से लेकर इसको वर्क कर रहे थे। इनसैट 3D सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, ये काम करेगी ऑब्जर्वेशन का, अर्थ ऑब्जर्वेशन। ये 16 मिसाइल फ्लाइट होगी जीएसएलवी की ओवरऑल, बट 10th फ्लाइट होगी जब हमने अपना इंडिजिनसली क्रायोजेनिक इंजन यूज करना शुरू किया। देखिए, इसके बाद निसार सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी बाय नासा एंड इसरो। इसकी अच्छी बात ये होगी दैट इट विल मैप द एंटायर ग्लोब इन जस्ट 12 डेज। राइट, निसार जब भी लॉन्च की जाएगी। एटलीस्ट 4 ऑफ द 15 लॉन्चेस यूजिंग जीएसएलवी हैज बीन अनसक्सेसफुल, इसलिए इसको नोटी बॉय कह रहे हैं। 4 ऑफ द 15 लॉन्चेस हैव फेल्ड। जबकि अगर हम पीएसएलवी की बात करेंगे ना, तो 60 लॉन्च किए हैं हमने, उसमें से सिर्फ 3 फेल हुए थे। बट ये थोड़ा ज्यादा फेल हो रहा है। इनसाइट 3D एंड इनसाइट 3D आर लॉन्च की जा रही है यहाँ पर। दिस विल बी एडवांस वेदर ऑब्जर्वेशन ऑफ बोथ लैंड एंड सरफेस. It will forecast of extreme weather events like thunderstorm. It will provide visibility estimation for aviation and help in studying forest fire, smoke, snow cover, climate studies, etc. ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का काम करेगा। कार्टोसैट सैटेलाइट अब रिटायर हो रही है। ये अर्बन प्लानिंग वगैरह में इसको काफी यूज किया हमने, बट अब इट्स रिटायरिंग नाउ। ये कुछ केसेस हैं जहां पर मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेंज किया गया। अगेन आई एम टेलिंग यू, इलेक्शन रिलेटेड चीजें आती रहेंगी। आधार कार्ड को चैलेंज किया गया था। रीजन क्या था? रीजन ये था कि इसको पास किया गया था एज अ मनी बिल, जबकि आधार कार्ड का मनी बिल से कोई लेना देना ना नहीं था। ठीक है, इस आधार बिल को आपने कह दिया कि ये मैंडेटरी कर दिया था सबके लिए, और साथ में ये कह दिया था कि आपको आधार यूज करना होगा हर तरह के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए। तो इसको एज अ मनी बिल पास कर दिया, तो ये भी चैलेंज हुआ था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज हुआ कि माइनॉरिटीज में सिर्फ 3 देशों की माइनॉरिटी को क्यों, श्रीलंका की माइनॉरिटी को क्यों नहीं, और फिर सिर्फ मुस्लिम्स को आउट क्यों रखा गया है।
बाकी सबको अगर अलाउ कर रहे हो तो सिर्फ मुस्लिम्स को ही क्यों डिसअलाउ कर रहे हो? एब्रोगेशन ऑफ 370 को भी चैलेंज किया गया था। ठीक है, वो तो उस पे तो कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दे भी दिया है कि उसका अब कुछ नहीं हो सकता, इट वाज पास नाउ। ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ एनसीडी। आई थिंक ये दोबारा चैलेंज होगा। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट इस पे दोबारा एग्जामिन करेगा, क्योंकि सीरियसली इट वाज, कोर्ट ने तो जजमेंट दिया था कि ऑफिशियल का कंट्रोल इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट जनरल के पास नहीं, दिल्ली में। बट फिर एक नया बिल लाकर पार्लियामेंट ने उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, कि पूरी ऑफिशियल्स का कंट्रोल गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में रहेगा, ना कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में। तो आई थिंक ये एक बार फिर से चैलेंज होगा। एनजेसी बिल आया था, जिसमें सरकार का भी कुछ रोल रहेगा जजेस की अपॉइंटमेंट में, बट उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था। अब सी, इसका एक रीजन मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में एक जज है, मिस बेला त्रिवेदी। इनके अगेंस्ट एक पत्रकार ने डेटा निकाला था कि कुछ 8 पॉलिटिकली सेंसिटिव केस थे, पॉलिटिकली सेंसिटिव केस, ठीक है, जो इन्हीं की बेंच को दिए जा रहे थे और सरकार के फेवर में जजमेंट भी आते रहे। एंड शी वॉज द लॉ सेक्रेटरी अंडर नरेंद्र मोदी जी व्हेन ही वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। ठीक है, तो इस तरह के एलिगेशन एक इंडिपेंडेंट रिपोर्टर ने इनके अगेंस्ट लगाए थे। और एनजीएसी बिल पे यही एक था कि इसमें सरकार का से रहेगा, तो फिर जुडिशरी का जो सेपरेशन ऑफ पावर हम कहते हैं कि इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, वो चीज शायद दिक्कत में आ सकती है। नहीं, फार्म लॉस चैलेंज किए गए थे, बाद में सरकार ने वापस ले लिया। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, इसके कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोलेजियम बनाइए, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। बट फिर पार्लियामेंट में एक नया बिल लाकर इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया गया विद ए कैबिनेट मिनिस्टर। राइट, तो अभी भी कहीं ना कहीं सारा कंट्रोल इनके अपॉइंटमेंट का सरकार के हाथ में ही है। एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर ऑफ ईडी सीबीआई, यहाँ पर कुछ चीफ थे जिनको बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इनको रिटायर कीजिए जुलाई तक। नेक्स्ट, डिमोनेटाइजेशन के रेफरेंस में भी केस गया था, बट वहां भी बेंच ने 4-1 रूलिंग से कह दिया कि नहीं नहीं, वो वैलिड था डिसीजन, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बट ये सब पूछा नहीं जाएगा, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रहता है, क्योंकि इंटरव्यू में तो आपसे फिर कुछ भी पूछा जाता है। इंटरव्यू में आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है वो मैटर करता है। अब ये मत सोचना कि ये तो पुरानी बातें हो गई तो ये क्यों पूछेंगे, उस टाइम कुछ नया होगा। हाँ होगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग ओवरनाइट नहीं बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि मेंस का रिजल्ट आया और आपका दिमाग सब कुछ समझना शुरू कर देगा। इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक टाइज की बात है तो एज यूजुअल बोल बच्चन है, नथिंग न्यू कमिंग आउट फ्रॉम देयर। इजिप्ट, अब हम देखिए, अगर गाजा का आपको मैप याद होगा तो गाजा कुछ इस तरीके से लगता है और एक साइड से ये इजिप्ट से घिरा हुआ है। ठीक है, ये सिनाई पेनिनसुला है इसका। तो यहाँ पर इजिप्ट वॉल बना रहा है ताकि अब राफा, ठीक है, राफा जो लास्ट रेफ्यूजी कैंप रह गया है इन लोगों का, वहां पर इजरायली आर्मी इन्वेड करने जा रही है, तो यहाँ से और मास एक्सोडस ना हो। क्योंकि इसराइल का ये कहना, इजिप्ट का ये कहना है कि इसराइल ये चाहता है कि पूरे 10 लाख जो पैलेस्टीनियंस यहाँ रह रहे हैं गाजा में, ये लैंड ही खाली करवा लिया जाए इनसे। तो इजिप्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है कि हमें और रेफ्यूजी नहीं चाहिए। सो इजिप्ट इज बिल्डिंग ए वॉल एंड इज लेवलिंग लैंड नियर द बॉर्डर विद गाजा स्ट्रिप अहेड ऑफ प्लान्ड इजरायली ऑफेंसिव टारगेट इन द बॉर्डर सिटी ऑफ राफा। It warned Israel not to forcibly expel the over 1 million Palestinians now displaced in Rafah. ये ये सिनाई पेनिनसुला आप जानते हैं, ये सब मैप लोकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसराइल गाजा वॉर पूरी हिस्ट्री बताई थी मैंने, उसमें मैंने आपको बताया था 1979 पीस डील विद इसराइल, इजिप्ट और इसराइल के बीच हुई थी। एमएसपी फैलेसी, यहाँ पर ये बस यही बता रहे हैं कि ये कॉस्ट कॉस्ट जो आप कहते हैं ना, कि हमेशा लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं कि इससे फिजिकल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी अगर इसकी गारंटी दे दी जाए, तो ये उसी को लेके कह रहे हैं कि एक तो देखिए प्रॉपरली कोई एस्टिमेशन है नहीं आपके पास, और दूसरा आप लोग हमेशा एक्सेक्यूरेट करके बताते हो। नेक्स्ट, दे आर आस्किंग फॉर ए लीगल गारंटी फॉर एमएसपी। मैंने इस पे मेंस 450 प्लस में कल ही लेक्चर अपलोड किया है, आप वहां से देख सकते हैं। आई डोंट रिमेंबर कि वो मैंने प्राइवेट रखा है या सबके लिए ओपन रखा है, आई रियली डोंट रिमेंबर, बट मैंने कल उस पर लेक्चर बनाया है कि इसको अगर लॉ बना दिया जाए तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और इसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, बट बेनिफिट भी होंगे कुछ ऑब्वियसली। ओके, नाउ exaggerated claims about the fiscal cost, monopolization of agriculture trade and missing market, ये सारे पॉइंट्स मैंने वहां पे कवर करे हैं आपके लिए। अनाउंस की जाती है एमएसपी 23 क्रॉप्स के लिए, एंड रिमेंबर बिफोर द सोइंग सीजन। ओके, बिफोर द सोइंग सीजन, ऐसा नहीं कि बाद में। बट प्रैक्टिस अगर एक्चुअली हम देखें तो इट इज इम्प्लीमेंटेड ओनली फॉर राइस एंड वीट। अनाउंस तो 23 के लिए की जा रही है, बट इंप्लीमेंट ज्यादातर राइस और वीट के लिए ही की जाती है। ओके, और गवर्नमेंट जितना प्रोक्योर भी करती है ना, मोस्टली सिर्फ इसके लिए करती है कि उसकी जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, उसको जितना अनाज देना है ना, बस वो उतना ही प्रोक्योर करती है।
तो पहली बात तो ये एस्टिमेट करना कि हमारा अगर 270 लाख मैट्रिक टन अगर हमारे पास है, ठीक है, तो इतना सारा प्रोक्योर करने में इतनी कॉस्ट आ जाएगी। तो रिमेंबर कि वो पूरा प्रोक्योर नहीं करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिर्फ उतना प्रोक्योर करती है जितना उसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए चाहिए। ओके, दैट इज वन थिंग। सेकेंड, now the belief that a guarantee to implement MSP would mean that government will have to procure all the agriculture produce is fallacy। ठीक है, पूरा प्रोक्योर नहीं करती है, जस्ट ओनली a fraction of the produce is available in the market। ठीक है, जिसको हम मार्केट सरप्लस कहते हैं। क्योंकि बाकी हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि एमएसपी से नीचे ही जा रही होंगी मार्केट प्राइस, कई बार मार्केट प्राइस एमएसपी से ऊपर भी चली जाती है बेस्ड ऑन द डिमांड। तो जब मार्केट प्राइस ऊपर होगी तो कोई बेवकूफी होगा ना किसान जो कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो एमएसपी पे ही बेचूंगा। अगर मार्केट प्राइस हाई है तो वहां बेच देगा वो। ठीक है, एमएसपी से फिर तभी बेचेगा जब मार्केट प्राइस एमएसपी से नीचे होगी, राइट। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज ओनली नीडेड इन द केस द मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटीज लोअर देन द एमएसपी। इन ईयर्स व्हेन द मार्केट प्राइस आर हायर द गवर्नमेंट विल नॉट हैव टू इंटरवीन एट ऑल। ठीक है, 22 में भी यही देखा गया कि टारगेट था 44 मिलियन टन का, बट गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया सिर्फ 19 मिलियन टन, सिर्फ इतना प्रोक्योर कर पाई। रीजन क्या था? क्योंकि मार्केट प्राइस हाई चल रहे थे एमएसपी पे, तो फार्मर्स ने सरकार को बेचना जरूरी नहीं समझा, उन्होंने मार्केट में बेचा, तो सरकार अपना टारगेट भी पूरा नहीं कर पाई। उसी तरह 23 में भी यही देखा गया, गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया 26 मिलियन टन, जबकि टारगेट रखा था उन्होंने 35 मिलियन टन का। प्राइसेस हाई थे यहाँ भी एमएसपी से, तो किसानों ने नहीं बेचा सरकार को। The procurement today is restricted to certain geographical location, मोस्टली हरियाणा पंजाब में ही होता है, बाकी जगह तो एमएसपी का बेनिफिट पहुंचता ही नहीं है, और पहुंचता भी है तो सिर्फ वीट और राइस के लिए। ठीक है, सिर्फ वीट और राइस को ही मोस्टली प्रोक्योर करती है गवर्नमेंट, बाकी प्रोक्योरमेंट करती भी नहीं है। ठीक है, लिमिटेड टू राइस एंड वीट। A regionally diversified and expanded MSP to cover a large basket of crop is necessary। अब से रीजनली डाइवर्सिफाइड एमएसपी इसलिए जरूरी है कि जैसे पंजाब के लिए पंजाब हरियाणा में राइस सूटेबल नहीं है, पैडी कल्टीवेशन सूटेबल नहीं है ना, तो वहां पर हम लोग मिलेट्स के लिए हाई एमएसपी सेट कर सकते हैं। ठीक है, देन अगर हम एमपी की बात करें, वो सोयाबीन के लिए बहुत अच्छा है, तो वहां के फार्मर्स को हमें सोयाबीन ही ग्रो करवाना है, तो यहाँ पे सोयाबीन के एमएसपी हाई कर दो, लेकिन यहाँ पे सोयाबीन के एमएसपी कम रखो। ठीक है, या यहाँ पे पैडी के एमएसपी कम रखो, ताकि फार्मर सोचे चलो मेरे एरिया में मिलेट के लिए अच्छी एमएसपी मिल रही है तो मैं मिलेट ग्रो करूँ। यानी कि हम फार्मर को कन्विंस कर सकते हैं कि आपकी जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही आप क्रॉप ग्रो कीजिए, राइट। जैसे महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा, ठीक है, वो मिलेट्स के लिए ज्यादा सूटेबल है, कॉटन के लिए सूटेबल नहीं है, तो आप एक काम कीजिए कि वहां पर मिलेट की एमएसपी हाई कर दीजिए ताकि वहां का फार्मर मिलेट्स ग्रो करे, कॉटन ग्रो ना करे। ठीक? तो रीजनली डाइवर्सिफाइड एमएसपी सेटअप की जा सकती है अगर सरकार चाहे तो। उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि फिर नेशनल मार्केट में आप कैसे डिसाइड करोगे प्राइस, ठीक है, वो एक अलग चीज होगी। बट एनीवे, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से एग्रीकल्चर नहीं होता है। आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल नहीं है उस क्रॉप के, लेकिन आप वही ग्रो किए जा रहे हो। जस्ट सी, यहाँ पर ये लिख रहे हैं हितेश जैन, ये 1000 स्टेप्स बैक सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड वर्डिक्ट डिरेल द रिफॉर्म, ये इसको रिफॉर्म बता रहे हैं। तो फिर इनको जवाब भी ये भी दे ही देना था कि ये अनकंडीशनल एकदम अनलिमिटेड बोरिंग्स क्यों अलाउ की गई है 7.5% की लिमिट घटा के। फॉरेन फंडिंग का क्या रोल है एक देश की पॉलिटिकल पार्टीज को, क्या इससे सॉवरेनिटी हार्म नहीं होगी? दो बड़े देश अलग अलग पार्टीज को फंड करके फुटबॉल नहीं बना सकते आपको? क्योंकि ये सब लिख रहे हैं बिकॉज ही इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई बीजेपी। तो प्लीज ऐसे आर्टिकल पढ़ के अपना दिमाग खराब नहीं करना। ओके, ये सिर्फ आपको मिसगाइड करेगा और कुछ नहीं। पहले देख लिया कीजिए कि लिखा किसने है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था दुबई में, उसको एड्रेस किया प्रधानमंत्री मोदी ने। ये भी आरएसएस से जुड़े हैं, ये भी मोस्टली सरकार की तारीफ में ही लिखेंगे वन साइडेड। बट हमें सिर्फ ये जानना है दी इकोनॉमिस्ट, ये जो मैगजीन होती है एक इंडेक्स निकालती है, डेमोक्रेसी इंडेक्स, 4 पार्ट में कैटेगराइज करती है वर्ल्ड की कंट्रीज को। पहला फ्लॉट डेमोक्रेसी, और इंडिया इसी कैटेगरी में आता है, और सिर्फ इंडिया ही नहीं यूएसए भी इसी कैटेगरी में लाई करता है। ठीक है, फुल डेमोक्रेसी जहां पर 8 to 10 पॉइंट्स होते हैं। उसके उसके अलावा हाइब्रिड कैटेगरी जहां पर मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज हैं, एंड अथॉरिटेरियन रिजीम जहां पर चाइना जैसी कंट्रीज आती हैं। राइट, 4 कैटेगरी होती है, और हम आते हैं सेकंड कैटेगरी में, दैट इज फ्लॉट डेमोक्रेसी। बेस्ट होती है फुल डेमोक्रेसी। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है।
अगेन इलेक्ट्रल बॉन्ड से ही है और ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इन्हीं का आर्टिकल हमने द हिंदू में भी देखा था। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स विल हेल्प रिस्टोर फेथ इन रूल ऑफ लॉ। बाकी हमने कल मैटर पूरा समझ ही लिया था। कॉपर, सी कॉपर को एनर्जी ट्रांजिशन में बहुत ज़रूरी है इसकी। एंड मैंने आपको एक मेंस में सेशन दिया था 450 प्लस में, प्लीज़ उसको ज़रूर देखना, मिस मत करना। वहाँ पे मैंने आपके साथ क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बात की थी, जो हमारे क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं या रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोल लीजिए। इसकी गवर्नमेंट ने लिस्ट निकाली थी 30 एलिमेंट्स की। मैंने आपसे कहा था ये 30 एलिमेंट्स एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कई बार, 6-7 एलिमेंट्स के नाम दे दिए जाते हैं आपको, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा उस लिस्ट में आता है। अरे तो कॉपर कॉपर वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। लेट 1990s में इंडिया वॉज लीडर इन कॉपर प्रोसेसिंग, ठीक है, क्योंकि हिंडाल्को और वेदांता जैसी कंपनी थी हमारे यहाँ। फिर 2018 में कुछ इशू हुआ वेदांता स्मेल्टर के साथ, टुटिकोरिन में प्रोटेस्ट वगैरह हुए इसके अगेंस्ट, ठीक है। और फिर अब हम लोग बन गए लार्जली इंपोर्ट डिपेंडेंट। इवन प्रोसेस्ड कॉपर भी नहीं मिलता अब हमारे यहाँ, हम लोग ये भी इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे कभी। Adani's recent announcement of 1.2 billion investment in copper smelting, copper processing unit में भी शायद ये रिजॉल्व कर सके सिचुएशन को। बट फिलहाल हम लोग कॉपर में इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए। ओके, हमने 2 दिन पहले बात की थी बॉर्डर एरिया में अरुणाचल के, यहाँ पर ये तवांग के पास ये जो देख रहे हैं, ये एलएसी की क्रॉस ही, ठीक है। और ये है लोहित वैली, यहाँ पर बिल्कुल एकदम एज पे। ये बॉर्डर एरिया पे जो एलएसी जो वैकेंट रखी जाती थी, उसमें इसने विलेज कंस्ट्रक्ट किए हैं चाइना ने, और थोड़े बहुत नहीं बहुत ज्यादा। और अब वहां पर लोगों को सेटल करना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज बताई थी, पुश एंड शोव स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना। ये चीजें याद रखिएगा, ये आपके आंसर को बहुत अच्छा बनाएंगे। यानी कि चाइना 2 कदम आगे आता है, ठीक है, फिर आपके साथ इंगेज करता है, और फिर नेगोशिएशन करके 1 कदम पीछे चला जाता है। बट जो बॉर्डर उसकी सालों से यहाँ थी, वो अब आ जाएगी यहाँ पे। इसको कहते हैं पुश एंड शो। 2 स्टेप आगे, 1 स्टेप पीछे, और फिर कहता है चलिए नेगोशिएशन हो गए। राइट, वो इस तरह की हरकत करता है। तो जो वैकेंट लैंड रखा जाता है बॉर्डर में, नो मैंस लैंड, वो नो मैंस लैंड में पहले जबरदस्ती पुश करेगा। और ये नहीं कि आर्मी पुश कर रहा है, वो पहले वहां के जो हर्डर्स होंगे, जो लोकल्स होंगे, उनको आगे भेजना शुरू करता है। फिर वो असर्ट करना शुरू करता है ये तो इनके ट्रेडिशनल राइट्स हैं, वो लोग तो यहाँ पर हमेशा हर्डिंग के लिए आते रहे, ये हमारा लैंड है, ये नो मैंस लैंड है ही नहीं। एलएसी एलएसी यहाँ नहीं होनी चाहिए, एलएसी और आगे की तरफ है, आप लोग गलत मैप है आपके पास, प्लीज गो बैक। और फिर इस तरह की हरकतें करके आपको एंगेज करेगा, उसके बाद फिर नेगोशिएशन करेगा, और 2 स्टेप आगे लेके 1 स्टेप पीछे चला जाएगा, कहेगा चलिए हमने भी बात मान ली, आपने भी मान ली। इस तरह की हरकतें करता है, पुश एंड शोव स्ट्रेटेजी कहते हैं उसे। और ऐसे ही करके वो स्टेप बाय स्टेप, इंच बाय इंच आगे बढ़ता रहता है। ओके, तो यहाँ पर इसी तरह से हरकतें उसने यहाँ पे की। 628 जियाओकांग या वेल ऑफ विलेजेस अलोंग इंडियाज बॉर्डर, 628 विलेजेस उसने कंस्ट्रक्ट किए ऑल अलोंग द एलएसी फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल। मोस्टली डबल स्टोरी लार्ज बिल्डिंग है, स्पेशियस बिल्डिंग है। एक्चुअल पर्पज इसका अभी अनक्लियर है, हमें नहीं पता, बट ये ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर माना जा सकता है। यानी कि सिविलियन पर्पज के लिए भी यूज किया जाएगा और मिलिट्री पर्पज के लिए भी। इट इज ए वे टू असर्ट चाइनीज क्लेम ओवर सर्टेन एरियाज, क्योंकि अब इसने ये गांव बसा लिया है और लोगों को भी सेटल कर रहा, तो वैसी बात है कि इंडियन आर्मी कभी यहाँ पे आर्टिलरी का यूज नहीं कर सकती इतनी आसानी से, ठीक है। वो वर्ल्ड ओवर फिर क्रिटिसिज्म होता है कि रेसिडेंशियल एरिया पे बम्बार्डमेंट किया आपने, बट वो रेसिडेंशियल एरिया था ही नहीं, बट उसने बना दिया। इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस, हमने भी रिएक्शन में अनाउंस किया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन 22 टू डेवलप इट्स बॉर्डर विलेजेस इनटू मॉडर्न विलेजेस, ठीक है, मॉडर्न विलेजेस विद ऑल एमिनिटीज एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। हमने डिसाइड किया हम 663 बॉर्डर विलेज बनाएंगे विद मॉडर्न एमिनिटीज। अभी हमने 17 पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू करे थे, लद्दाख में, हिमाचल में, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल में, ठीक है। देवर सिलेक्टेड फॉर पायलट प्रोजेक्ट, बट कोई ज्यादा प्रोग्रेस हमारी साइड से नहीं हुई है। चाइना ने अरुणाचल में जो कंस्ट्रक्शन किया वो किया मोस्टली तवांग रीजन एंड सियांग वैली में, ठीक है। और विलेजेस के अलावा उसने यहाँ पर रोड्स बनाए हैं, ब्रिज बनाए हैं, यानी कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, ताकि तेजी से अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज कर सके, और उनको रहने के लिए हाउसेस भी बना दिए हैं। इट इज फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथनिंग इट्स बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंप्रूविंग फॉरवर्ड कनेक्टिविटी। ये स्वामीनाथन पैनल की ही बात है, ऑलरेडी हम 450 प्लस में सारी बातें कर चुके हैं, परसों कल ही बनाया था मैंने वो लेक्चर, तो आप वहां से देख लेना, ठीक है। वहां पे मैंने सब कुछ समझाया आपको, ए टू प्लस FL C2, ठीक है, ये सारी बातें वहां की गई हैं। उसके अलावा अगर इसको लीगल लॉ बना दिया जाता है तो इसके
कुछ फायदे भी कि सिग्निफिकेंस क्यों है एटलीस्ट फार्मर्स की साइड से। इसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अभी डब्ल्यूटीओ की मीटिंग होनी है फ्रॉम 23 टू 26। एक बार ये मीटिंग हो जाए फिर डब्ल्यूटीओ के जो भी प्रोविजंस हैं, पीस क्लॉज, बाली समिट और इसके अलावा जो भी चीजें हुई है यहाँ पर, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स सब्सिडी वगैरह, वो सब पे एक मेंस 450 प्लस में लेक्चर बन जाएगा तो पूरा इशू क्लियर हो जाएगा आपको। ऑलराइट, सो ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री मत करो, एक बार ये मीटिंग हो जाने दो, उसके बाद मैं उस पर मेंस में लेक्चर करूंगा आपके साथ। ओपन एआई, नो देखिए अभी अभी तक हम लोगों ने टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट ये सब देख चुके हैं, पर अभी तक ऐसा नहीं देखा ना हमने कि हम कुछ टेक्स्ट दे दें और उस पर वो वीडियो बना दे। ऐसी तो कोई एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। बट ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी भी बनाया था, चैट जीपीटी, इसी ने एक और नया ब्रेक थ्रू अचीव करा है, सोरा। OpenAI, the creator of ChatGPT, okay, it has unveiled a new Gen AI model. It will convert a text into a video. यानी कि आप बस एक टेक्स्ट में लिख के दे दीजिए, ठीक है, अपने कैरेक्टर्स के नाम लिख दीजिए, अपने बारे में लिख लीजिए कि मैं यहाँ घूमने गया हूँ, वहाँ पे ये देखा, वो देखा, और ये उसको एक वीडियो में कन्वर्ट कर देगा आपके लिए, ठीक है। इस मॉडल का नाम है सोरा। इट कैन जनरेट वीडियोस अप टू ए मिनट लॉन्ग while maintaining visual quality. Sora is capable of creating complex scenes with multiple characters, specific type of motion and accurate details of the subject and background. ठीक है? तो अगर मैं आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है कल को सॉफ्टवेयर का यूज करें तो मैं जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखूं वो एक वीडियो के फॉर्म में भी आपको शो होने लगे, राइट। OpenAI has cautioned that the model is far from being perfect. अभी इसको इसमें काफी दिक्कतें हैं। Text to video was an area that had largely been lagged behind. ठीक है, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, ये सब चीजें हो चुकी हैं, बट टेक्स्ट टू वीडियो अभी तक नहीं हुई है और ये ओपन अभी नहीं किया जाएगा पब्लिक के लिए। अभी इसमें काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स होने, उसके बाद ही इसको ओपन किया जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि ये इलेक्शन ईयर है, आपको कुछ एक्स्ट्रा डेज का टाइम मिल जाएगा अपने प्रीलिम्स पर फोकस करने के लिए, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ऑल्सो रिमेंबर कि अगर इलेक्शन ईयर होगा ना तो आपको करंट अफेयर और ज़्यादा पीछे का पूछा जाएगा, 2 से 3 साल पीछे तक का भी करंट अफेयर पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो भी पढ़ें उसे हॉलिस्टिकली पढ़ें। आप किसी भी पीटी 365 जैसी चीज पर रिलाय ना करें। यूपीएससी सब जानता है बच्चे क्या पढ़ते हैं क्या नहीं, वो उन चीजों से नहीं पूछेगा। पहले पहले पता है 2016-18 तक करंट अफेयर ऐसे ही आता था कि एक साल के मोस्टली पूछा जाता था, तो उसमें ये पीटी टाइप की चीजें, मैगजीन टाइप की चीजें काम आ जाती थी। बट जब यूपीएससी को देखता है कि बच्चा इसी पे रिलाय कर रहा है ना, तो मैं और पीछे जाऊंगा, मैं 2 साल पीछे, 3 साल पीछे जाऊंगा। इनफैक्ट 2023 में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनके अगर सोर्स ढूंढेंगे हम तो 19-20 में जाके मिलेंगे हमें। राइट, तो प्लीज उस पर रिलाय मत करना, आप इशू को देखिए, टॉपिक समझिए और उसको कनेक्ट कीजिए स्टैटिक से, ठीक है। स्टैटिक कम करंट लिंकेज के साथ पढ़िए, तभी आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे, राइट। प्लीज डोंट गो बाय दीज कोचिंग मैगजीन्स, पढ़िए उनको, बट जो भी इशू दिया उसको हॉलिस्टिकली समझिए। सिर्फ ये जान लेना जरूरी नहीं है कि अगर जैसे एड्स को लेकर बात हुई तो उससे रिलेटेड हमारे पास 2 सेल न्यूज में थे, CD4 वगैरह, ठीक है। ये सब सिर्फ इतना सा जानना जरूरी नहीं है, आपको पूरा सेल्स वगैरह अच्छे से पढ़ना होगा, उसको अच्छे से जानना होगा, कैसे क्या किस पर अटैक करता है, क्यों इम्यूनिटी अफेक्ट होती है। हमने जब एक कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में पढ़ा था तो बस इतना ही जाना था न्यूज में कि प्लाज्मा, एक जो पेशेंट ठीक हो चुका है उससे प्लाज्मा लेकर इन्फेक्टेड पर्सन को दे दिया जाएगा और वो ठीक हो जाएगा, बट इसके पीछे का पूरा साइंस क्या है उसको जानिए। ऑलराइट, वो जानना जरूरी है। यूपीएससी आपसे इसी तरह की चीजें पूछेगा। वो सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है, उसने टी सेल एंड बी सेल पूछ लिया 2022 में आपसे, ठीक है। उसने आपसे एस एस 2 करके कोई क्वेश्चन था वो भी पूछ लिया, वो अब डिटेल में जाएगा। ऑलराइट, सो प्लीज जो भी पढ़ रहे हो हॉलिस्टिकली पढ़ना, डोंट जस्ट गो फॉर सुपरफिशियल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ओके, सो गुड लक, स्टडी वेल, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।